ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बी आई ए, नहीं बी आई ए नहीं, एम ए, सॉरी। आमतौर पे जो है वो पहली क्लास बी आई ए की होती है, लेकिन चूंकि आज जुमा है जो है वो टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे है। तो वेलकम टू एम ए। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारा जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कल हमने दो सवाल क्लास में किए, बल्कि दो नहीं, हाँ दो सवाल क्लास में किए। और तीसरी की हम रीडिंग थोड़ी सी करके हमने कहा ठीक है कल देखेंगे। डिसीजन मेकिंग चल रही है। हमने जो है वो मेक और बाय कल परसों किया था, उसके बाद हमने लिमिटिंग फैक्टर भी स्टार्ट कर दिया था। लेट्स स्टार्ट जो है वो वाला क्वेश्चन जो कि हमने कल आधा पढ़ के छोड़ दिया था। एक दफा जरा अपनी याददाश्त ताज़ा करते हैं। सवाल ने हमें शुरू में ही बता दिया था कि देर आर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ 3 लाख जो है वो मैक्सिमम लेबर आर। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस अवेलेबल थी, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल था, डायरेक्ट लेबर अवेलेबल था, फिक्स को हमने इग्नोर कर दिया था। फिर आए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एन ओवरसीज कस्टमर ने ऑफर की है कि मैं आपसे एक नई तरह की चीज़ परचेज करूंगा जिसका नाम है A1। अब एक नई तीसरी प्रोडक्ट निकल आई दुनिया में, उसका नाम है A1। लिख लेते हैं इसी साइड पे इसकी डिटेल्स भी। K2 और K9 के साथ ही हमने लिख दिया A1। यार स्क्रीन को क्या हो गया, चलो कोई नहीं। A1, A1 के बारे में सवाल ने क्या फरमाया कि आपसे 3,000 जो है वो यूनिट्स खरीदे जाएंगे A1 के। तो जहां मंथली डिमांड थी उसके आगे A1 के आगे लिख लें 3,000, ताकि याद रहे कि A1 के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 35,000 ईच। A1 की जो है वो सेलिंग प्राइस भी गिवन है, जबरदस्त। सेलिंग प्राइस वाले रो के आगे लिख लें उसकी सेलिंग प्राइस। फिर क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 1 मंथ, ठीक है। कॉस्ट डिपार्टमेंट ने फलानी कॉस्ट जो है वो हिसाब लगाया है। क्या हिसाब लगाया है? सबसे पहले each unit of A1 would require 3 units of raw material B1 and 2 units of raw material C3। रुक जाएं, सवाल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। सवाल आपको जो है वो मल्टीपल रॉ मटेरियल्स बता रहा है। तो परेशान होने के बजाय ऐसा करते हैं, वर्किंग वन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ये जो नई वाली प्रोडक्ट है इसकी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने वर्किंग वन स्टार्ट कर दी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ A1 या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब सवाल जो आपको बताता जा रहा है खर्चों के बारे में, वो जरा नोट करते चले जाएं। सबसे पहले सवाल ने फरमाया कि ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 3 units ऑफ रॉ मटेरियल B1, फुल स्टॉप। B1 के आगे ये लिख दें B1, ये लिख दें C3। सवाल ने कहा दो तरह की आपको मटेरियल्स चाहिए, 3 units ऑफ B1 एंड 2 units ऑफ B3। आगे ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3 kg इसके, 2 kg उसके। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज B1 इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट एट 2500 रुपए पर यूनिट, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये कि हमें सवाल ने बताना बेहतर नहीं समझा कि यूनिट आपके पास इन्वेंट्री में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इन्वेंट्री में अवेलेबल है तो उसका रेगुलर यूज है कि नहीं है। तो अगर ये सारी बातें सवाल ने आपको नहीं बताई तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बस ठीक है, मार्केट प्राइस जिंदाबाद। तो 3 kg आपको चाहिए किस हिसाब से? एट 2500 रुपए पर यूनिट। 3 × 2500, तो आपके पास निकल आएगी 7,500। पहले वाले मटेरियल की कॉस्ट। दूसरे वाले मटेरियल के बारे में सवाल ने क्या फरमा दिया, However, the required quantity of C3, जो दूसरा वाला मटेरियल अवेलेबल आपको चाहिए, it is not available in the local market. It would be imported from Sri Lanka at a landed cost of 2.4 million। ओके, अब ये परेशानी वाली बात है। 2.4 मिलियन का क्या 1 किलो सामान आ रहा है? तो कॉमन सेंस कहती है बिल्कुल भी नहीं। 2.4 किलो का जो है वो आपके पास टोटल सामान आ रहा है। सर रिपीट एंड हाईलाइट लाइंस कर देते हैं। रिपीट मैंने क्या हाईलाइट किया है? मैंने ये सवाल की पहले पैराग्राफ में ये हाईलाइट किया था कि कितना मैक्सिमम आपके पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दिया था। उसके अलावा मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने अप्लाइड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रॉस कर दिया था टेम्पररी बेस पे। मैंने कहा था यार फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, एड पे जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तब हमें फिक्स्ड कॉस्ट से जो है वो हमारा सामना होगा। तो जब तक प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन नहीं करते तब तक फिक्स्ड कॉस्ट को मैं कर रहा हूँ इग्नोर। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के ऊपर हम इस टाइम बैठे हुए हैं, जरा एडजस्टमेंट वन गौर से देखिएगा। However, the required quantity of C3 is not available in the local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of 2.4 million। बंदा पूछा आपने श्रीलंका से इतने हजारों केजी ऑफ C3 मंगवाया होगा, आपको चाहिए 1 यूनिट की कॉस्ट
तो जरा बंदा पूछे, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? 2.4 मिलियन है टोटल लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 50 तरह की जो है वो ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह आपको पड़ जाते हैं। तो वो सारे पैसे ऐड कर करके जो आपके पास पैसे बनते हैं इंपोर्ट के, दैट इज द लैंडेड कॉस्ट। 2.4 मिलियन आपकी लैंडेड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय आपने टोटल कितना C3 इंपोर्ट किया होगा। सवाल ने बताया था आपको C3 चाहिए 2 kg पर रॉ, जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ C3 आपको चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए। और आपने टोटल यूनिट्स कितने बनाने हैं? सवाल ने कहा 3,000। तो 3,000 यूनिट्स बनाने के लिए कॉमन सेंस कहती है कि आपको 6,000 यूनिट्स ऑफ C3 चाहिए होंगे। 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 6,000, जरा पता कीजिएगा क्या होता है। 000 से कैंसिल, 6 कितने हजार 24, 6 4 24 और आगे 00 मल्टीप्लाई बाय 400। अब यहां मैं फुल स्टॉप करूंगा और एक दफा आप सबको मौका दूंगा कि इस एडजस्टमेंट को हजम कर लें। थोड़ी सी अजीब सी थी, लेकिन अगर आप जो है आपको ये सेंटेंस समझ आ गया है तो आपकी कैलकुलेशन भी आपको समझ आ जाएगी। आपने टोटल श्रीलंका के खर्चा कितना किया? 2.4 मिलियन, 24 लाख का। आपने श्रीलंका से कितने सारे यूनिट्स मंगवाए होंगे? सवाल ने कहा था कि आपको फिनिश गुड बनानी है 300 यूनिट, सॉरी 3,000 यूनिट्स, और 1 यूनिट बनाने में आपका लगता है 2 kg ऑफ C3। कंफ्यूज नहीं करना, फिनिश गुड्स 1 यूनिट बनाने के लिए आपको उसमें रॉ मटेरियल लगना है 2 kg। तो अगर एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो 3,000 फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा? कॉमन सेंस कहती है 3 2 6, तो 6,000 kg। अब हमने डिवाइड कर दिया, टोटल खर्चा 24 लाख का, आपने चीजें कितनी मंगवाई? 6,000। तो एक चीज का, 1 यूनिट का या 1 kg का खर्चा कितना हुआ? हमने कैलकुलेशन की 000 से कैंसिल करके। आपने कहा 6,000 तो रॉ मटेरियल हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से आपके पास रॉ मटेरियल की पर केजी या पर यूनिट प्राइस निकल आई, जो कि 400 है। अब 400 रुपए के कितने यूनिट्स लगने हैं आपका A1 बनाने में? तो 800, सॉरी 2 यूनिट्स चाहिए, तो 4 2 8। अगर कोई भी 800 में परेशान बैठा है तो प्लीज मुझसे रब्ता करें। छह हजार रॉ मटेरियल है और हमें फिनिश गुड्स के 1 यूनिट की प्राइस पता करनी है। तो एक फिनिश गुड्स में जब 2 रॉ मटेरियल लग रहे हैं, 2 kg लग रहा है। सर नहीं आ रही समझ W1 की, दोबारा मैं सारा जीरो से कर देता हूँ, मिटा के कर देता हूँ। सवाल ने कहा आपने 24 लाख का खर्चा किया है, ठीक है 24 लाख का खर्चा किया, मैंने 24 लाख एज इट इज लिख दिया। इस 24 लाख के पीछे आपने कितने सारे यूनिट्स बनाए? अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बनाएंगे, बताएंगे। मुझे पता करके बताएं, आपने टोटल कितने हजार केजी रॉ मटेरियल मंगवाया श्रीलंका से? आपने कहा 3,000, कहाँ लिखा है 3,000? आपने कहा 2,500, किधर लिखा है 2,500? किधर लिखा है कि आपने श्रीलंका से 2,500 केजीज मंगवाए हैं? चलें छोड़ें, सवाल ने आपको एडजस्टमेंट 1 में, ओ भाई गौर से पढ़ो, लिखा है B1 इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट एट 2,500 रुपए पर किलो। B1 दूसरा है, C3 दूसरा है। B1 की तो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बैठे हैं, ये स्क्रीन पे लिखा है 2,500। 2,500 गुजर गया, उससे अगला सेंटेंस पढ़ें। सवाल ने आपको इस बारे में कोई हिंट नहीं दिया कि कितने केजीज मंगवाए हैं, लेकिन हिंट की आपको जरूरत भी नहीं है, हमारा दिमाग काम कर रहा है। हमारा दिमाग ये कहता है कि हमने टोटल 3,000 फिनिश गुड बनानी है, और फिनिश गुड का 1 यूनिट बनाने में आपको 2 यूनिट्स ऑफ C3 चाहिए। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स को जब तक आप कंफ्यूज करते रहेंगे आप परेशान ही रहेंगे। फिनिश गुड 3,000 है, रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स पे 2 kg लगने हैं, तो 3 2 6। आपने टोटल श्रीलंका से 6,000 यूनिट्स मंगवाए हैं।
आपने कहा टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, अब सिर्फ 3,000 पढ़ के जो है वो परेशान हो गए। टेबल के नीचे ये भी देखें क्या लिखा है, 3,000 यूनिट्स ऑफ A1 बनाने हैं। आप लोग A1 और C3 में कंफ्यूज हो रहे हैं। A1 फिनिश गुड है, C3 रॉ मटेरियल है। मैं लिख देता हूँ FG के नीचे, FG A1 आपको बनाना है 3,000, और रॉ मटेरियल आपको 2 kg या 2 यूनिट चाहिए C3 के। A1 और C3 को आपस में मिक्स ना करें। A1 चाय का कप है, C3 चाय की पत्ती है। तो अगर आपको 3,000 कप बनाने हैं और एक कप में 2 चमचे पत्ती डलती है, तो टोटल आपने कितनी पत्ती श्रीलंका से मंगवाई, 3,000 या 2,000 या 1,000 या 6,000? 6,000 फाइनली आप घूम फिर पे 6,000 पे पहुंच गए। तो 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 6,000, आंसर आया 400 रुपए। यानी कि आपको पत्ती का एक चमचा 400 रुपए का पड़ता है। तो पता कर ले, फिनिश गुड्स में अगर 2 चमचे डलने हैं तो टोटल फिनिश गुड्स की रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी हुई, 4 2 8, 800। अब पहुंचे 800 पे। चाय का नाम सुनते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जबरदस्त। ओके जी, रॉ मटेरियल की सारी बात हो गई। एडजस्टमेंट वन में एडजस्टमेंट टू क्या कहती है? एडजस्टमेंट टू कहती है कि ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 35 लेबर आवर्स। 35 लेबर आवर्स। क्या सवाल ने आपको ये बताना बेहतर समझा कि एक लेबर को हम कितने पैसे देते हैं? अगर नहीं गिवन तो फिर हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जरा गौर से देखिए, शायद सवाल ने किसी कोने में बताया हुआ है। हाँ जी, किधर लिखी हुई है लेबर की कॉस्ट पर आवर? 300 रुपए पर आवर, पहचान लिया आप लोगों ने, जबरदस्त। 35 घंटे मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए पर आवर, कितना खर्चा होगा लेबर का? 35 3 10 500। ओके जी, नेक्स्ट, अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी वुड बी रिक्वायर्ड, वुड बी हायर्ड फॉर 5 डेज। यहाँ वर्ड 5 डेज खतरनाक है। याद करें, सवाल ने आपको शुरू में कहीं बताया होगा टोटल ये प्रोजेक्ट कितने दिनों का है। शुरू से है वो दोबारा पढ़ते हैं। ये जो है वो 3 लाख आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। सवाल ने अब तक हमें ये नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए हमें चाहिए। शायद फिर वो जो है वो हमें आगे जाके बता दें। पर मंथ, ऊपर जो हमारे पास अवेलेबल है वो पर मंथ है, ठीक है, पहचान लिया आप लोगों ने। तो स्पेशलाइज मशीनरी आपको चाहिए 5 दिन के लिए, जबकि ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे महीने का है। अब आगे क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर SL टू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट व्हेन द मशीन वुड बी रिक्वायर्ड। इसलिए SL के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फिलहाल हमें इतना पढ़ के क्या समझ आया, मशीन चाहिए 5 दिन के लिए चाहिए। इसका मतलब ये कि वो वाली मशीन अगर हम महीने के लिए किराए पे ले लेते हैं तो वो 25 दिन तक फजूल पड़ी रहेगी, और 5 दिन हमारे पास जो है वो यूज होगी। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखते हैं जो ऑप्शन हमें सस्ता पड़ेगा उस ऑप्शन को हम कबूल कर लेंगे। अब यहां तक जो कॉस्ट है वो हमारे पास है वेरिएबल। इससे अगर हम जाएंगे मशीन की कॉस्ट, तो मशीन की कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन जाएगी? नहीं, चूंकि आपने ये मशीन सिर्फ इस वाला A1 बनाने के लिए जो है वो परचेज किया है, इसलिए हमने उसको भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो वो डिवाइड कर करके हम किसी तरह से A1 का पार्ट बना ही देंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, वर्किंग टू थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ खोल लेते हैं, ताकि मजीद कंफ्यूजन ना हो। इस वर्किंग में, वर्किंग वन में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। वर्किंग नंबर 2। सर मतलब मशीन की कॉस्ट को प्रोडक्ट का बनना है ना? यस, बनना है।
हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरेंज किया, वैलेंटिनो लेनो टाइप किया और इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ऑप्शंस फॉर मशीन। ऑप्शन वन क्या है, पढ़ते हैं। फलाह मुदारबा ने कहा है कि यार ऐसा करो, 9 लाख रुपए के रेंट पे हमसे मशीन ले जाओ, और अगर ये चीज एक्सेप्ट हो गई तो एसएल जो है वो इसे सबलेट कर सकेगा आगे। सबलेट का मतलब ये है कि आप चीज उधार पे लेके आगे उधार पे दे दें। आपने एक चीज लीज पे ली, और वो चीज फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए की आपने लीज पे ली है, तो आप 5,000 की लीज पे, 6,000 की लीज पे आगे किसी को बेच दें। इसका मतलब ये, इसमें एक फायदा भी है एक नुकसान भी है। लीज टू लीज, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑप्शन वन में आपका खर्चा कितना है? कॉस्ट 9 लाख रुपए की, 900000, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट भी आ जाना है, और बेनिफिट हम माइनस कर देते हैं, लेस सबलेट रेवेन्यू। कितना? आप 20,000 रुपए के लिए मशीन जो है वो किराए पे दे सकते हैं। 20,000 एक दिन का अगर किराया है, तो टोटल महीने में कितने दिन आपने इस मशीन को किराए पे देना है? टोटल महीने में 30 दिन होते हैं, माइनस 5 दिन आपने इस मशीन को खुद भी इस्तेमाल करना है, ये ना भूल जाइएगा। तो 20,000 इंटू 25 दिन। और चूंकि ये चीज अब कॉस्ट के ऑपोजिट नेचर की है, कॉस्ट खर्चा है और ये जो आपको पैसे मिलेंगे वो जेब में आएंगे, वो आपकी इनकम होगी, तो इनकम को हम कर देते हैं ऑपोजिट साइन, यानी कि माइनस। पूरा 5 लाख। और इसके गेट हमने ब्रैकेट डाल दी ताकि पता रहे कि ये नेगेटिव है। तो एट द एंड हमारा घूम फिर के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ? नेट कैश फ्लो आपका, चूंकि खर्चा ज्यादा है इसलिए आपका नेट खर्चा हुआ पूरे 4 लाख का। बिल्कुल सही। एक ऑप्शन टू भी है, चेक करते हैं ऑप्शन टू क्या कहता है आपसे। ऑप्शन टू। ले जी, टेक रेंटल साहब ने आपसे कहा कि यार ऐसा करो, मशीन हमसे जो है वो 57,000 रुपीज पर डे की ले लो, लेकिन आपकी जो है वो गारंटीड अवेलेबिलिटी होगी, आप जिस दिन कहेंगे उस दिन मशीन हाजिर हो जाएगी। अब सुनने में ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है कि यार हमें मशीन जो है वो इतनी महंगी क्यों मिल रही है? कहाँ 9 लाख रुपए पूरे जो है वो महीने का, और कहाँ 57,000 यानी कि 60,000 रुपए सिर्फ एक दिन का। लेकिन वो लोग आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, पूरे महीने के लिए उनके पास मशीन अवेलेबल है, आप किसी दिन आए किसी दिन ना आए। तो उसने कहा कि भाई हम पैसे आपसे ज्यादा लेंगे, लेकिन आप जिस दिन कहोगे, जौन से 5 दिन कहोगे, उस दिन आपको मशीन मिल जाएगी। तो ऑप्शन टू की कैलकुलेशन वैसे तो इजी है। क्या है कॉस्ट आपकी? 57,000 रुपीज पर डे। और आपको टोटल कितने दिनों के लिए मशीन चाहिए? 5 दिनों के लिए। तो पूछे जरा, 57,000 इंटू 5 क्या होता है? 285,000। तो अब जरा मुझे कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, 4 लाख का खर्चा करना ज्यादा अच्छी बात है या 2,85,000 का? कॉमन सेंस कहती है कि हम जो है वो, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। क्या 4 लाख रुपए का खर्चा करना बेहतर समझेंगे या 3.25 लाख का? तो कंपनी हमेशा सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएगी। तो हमने कहा 285 जो है वो इज द बेटर ऑप्शन। लिख देते हैं खुद ही। ऑप्शन टू इज बेटर बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट। नहीं जी, अब वापस आ जाते हैं वर्किंग वन की तरफ। मशीन की वेरिएबल कॉस्ट अब हमारी क्या हो जाएगी? अगर टोटल कॉस्ट आपकी 2,85,000 है, और टोटल यूनिट्स आपने कितने बनाने हैं? 3,000, तो जरा पता करें एक यूनिट बनाने की मशीन की कॉस्ट क्या हुई। और ये 285 कहाँ से आया? प्लीज एग्जामिनर अंकल को बताना ना भूलिएगा। वर्किंग टू से आया, आपने खुद कैलकुलेट किया अपनी मेहनत करके।
₹95 पर यूनिट। और इसके साथ ही हमने ये कैलकुलेशन तो पूरी कर ली, सवाल हमने साथ साथ पूरा पढ़ लिया। अब इन चारों चीजों को ऐड करें, 7,500, 800, 1,500 और 95, इन सारों को ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ A1 निकालें। $18895। चेक करें, अगर मशीन की आपको जो है वो ₹35,000 पर यूनिट मिल रहा है, 400 भी करना है प्लस, नहीं, 7,500, 800, 10,500 और 95, 400 तो ये रहा, ये वाला 400। हाँ जी, 18895 ही आता है, आपने कहीं 400 ऐड तो नहीं किया हुआ था। ले जी, मुश्किल पोर्शन जो था वो सर से गुजर गया, अब आगे जो है वो आसान पोर्शन है, वही पोर्शन है जो आपको ऑलरेडी आता है। वर्किंग नंबर 3, प्रोडक्शन प्लान। नेक्स्ट लाइन में गए, डिस्क्रिप्शन। तीन प्रोडक्ट्स का नाम क्या है? K2, K9 और A1। K2, K9, A1, और आगे दो स्पेसेस मैंने खाली छोड़ दी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। K2 इनकी क्या है? 16,500, 26,000 और 35,000। 16,500, 26,000 और 35,000। नेक्स्ट हमें चाहिए होती है वेरिएबल कॉस्ट। A1 की वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाल के साइड पे रखी हुई है, 18895। कहाँ से आई ये फिगर? वर्किंग नंबर 1 से आई ये फिगर। बाकी दोनों की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आए पता कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है इन दोनों की? 6,000 और 8,000। सवाल से देखें और कॉपी पेस्ट करते जाएं। 6,000, 8,000। देन डायरेक्ट लेबर कितना खर्चा होगा? 4,500, 7,500। फिर वेरिएबल ओएच का कितना खर्चा? ओहो, वेरिएबल ओएच का खर्चा तो हम कैलकुलेट करना भूल ही गए। चलें, टेंशन ना लें, अभी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई। वेरिएबल ओएच के बारे में सवाल ने हमें क्या फरमाया? इट इज़ बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ले जी, यहाँ से एक बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, आइए मैं आपको करके बताऊँ। चेक करें ज़रा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ रहा है K2 के केस में 4500, और मजदूरों को हम देते हैं 1 घंटे काम करने का 300। तो ज़रा कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, K2 पे कितने घंटे काम हुआ होगा मजदूरों का कि ₹4500 का बिल बन गया आपका एक यूनिट का? 4500 डिवाइडेड बाय 300। 0000 से कैंसिल, 3 कितने ज़ा 45, 15, 15 घंटे काम हुआ। इसी तरह 7500 डिवाइडेड बाय 300, 3 कितने ज़ा 75, 25। जबरदस्त, आपको पता लग गया कि कितने घंटे काम होता है। अब जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स की साइड पे छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका नाम हम लिखते हैं वर्किंग 4। ओवरहेड्स। ले जी, क्या हिसाब किताब है? हमने अभी कैलकुलेट किया कि आवर्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। 4500 डिवाइडेड बाय 300 किया था, और 7500 डिवाइडेड बाय 300 किया था।
तो आंसर्स आए 15 घंटे एंड 25 घंटे। तो अगर 15 घंटे और 25 घंटे काम होता है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी आगे लिखा है ब्रैकेट में कि बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? 1875 और 3125। 1875 3125। तो जरा पता लगाइएगा कि 1 घंटे का वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई। 1875 डिवाइड बाय 15 और 3125 डिवाइड बाय 25। आई रिपीट, आपके पास सवाल में गिवन था वेरिएबल का खर्चा 1 यूनिट बनाने का, वेरिएबल ओवरहेड्स के नाम पे। सवाल ने कहा 1875 प्रोडक्ट पहली वाली का और 3125 प्रोडक्ट दूसरी वाली का। तो हमने कर दिया डिवाइड। हमें पता लग गया पिछले स्टेप से कि 1 यूनिट पे घंटे कितने लगते हैं, पता लगा पहली वाली पे 15, दूसरी वाली पे 25। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितने रुपए वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अगर मैं यूनिट्स लिखूं तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये चीज रुपीस है, ये चीज आर्स है। तो रुपीस डिवाइडेड बाय आर हमेशा आपके पास आ जाएगा आर्स पर, सॉरी, रुपीस पर आर। कॉमन सेंस कहती है इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सुभान अल्लाह, आपने कहा 125 रुपीस। 125 पर आर इज द वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट। बातों बातों में फिक्स का भी निकाल लें, या चलो फिक्स का जब प्रॉफिट की बारी आएगी तभी देख लेंगे। अब वीओएच का खर्चा कितना था? 1875 और 3125, पहली दो प्रोडक्ट्स का। और तीसरी वाली जिसका हमें याद नहीं रहा था, लेकिन शुक्र है अभी याद आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको पता है कि 1 घंटे का 125 है और कितने घंटे लगने थे इसके लेबर के? सवाल ने आपको बताया था 35 घंटे। तो 125 इंटू 35 देख लें क्या होता है। कहीं 4375 तो नहीं होता? ले जी, जबरदस्त। डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया, डायरेक्ट लेबर भी हो गया, जो अदर मशीन कॉस्ट वगैरह थी वो भी अब इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए आपको, निकाल लेते हैं। सेल में से हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें। एक कमेंट में 3 आंसर्स। आपने कहा 4125, फिर आपने कहा 7375, और फिर आपने क्या 11730। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। क्या सवाल ने आपको बताया है? सवाल ने आपको नहीं बताया, हमने खुद कैलकुलेट किया है। पहले दोनों के केस में कितने घंटे थे? 15 और 25, और तीसरे वाले के 35। 15, 25, 35। कहाँ से आई ये फिगर्स? आई कैप एग्जामिनर को बताना ना भूलिएगा, ब्रैकेट में लिख दें वर्किंग नंबर 4। खुद कैलकुलेट किया है हमने। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, डिवाइड करना है। सीएम पर एलएफ। 4125 डिवाइड बाय 15, 7345 डिवाइड बाय 25 एंड सो ऑन। आपने कहा 275, 295 और 335। ये राउंड फिगर्स देख के दिल को जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है।
यानी कि शायद हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद रैंकिंग होगी, RANKING, सबसे फर्स्ट पे है तीसरा वाला, फिर है दूसरा वाला, एंड पे है फर्स्ट वाला। फिर हमने बनाना है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान के अंदर जो है वो यहाँ एक और कॉलम ऐड हो जाता होता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। सिर्फ LF लिख रहा हूँ शॉर्ट करके। कितना LF था हम भूल गए, कोई बात नहीं, सवाल से जाके दोबारा देख लेते हैं। सवाल ने कहा था LF पर एक महीने का है 3 लाख। ओके, इसके नीचे लिख लेते हैं 3 लाख। ओके जी, सबसे पहले हमें बनाना है नई वाली प्रोडक्ट जिसका नाम है A1। A1 के कितने यूनिट्स बनने थे भला? 3,000। तो 3,000 यूनिट्स बनने मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे लगने एक यूनिट बनाने पे? 35। तो 3,000 इंटू 35, कितने घंटे चाहिए A1 बनाने के लिए, जरा चेक कीजिएगा। 105,000। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए जो है वो 100% होगी। हमने 3,000 यूनिट्स बना लिए। घंटे कितने लगे आपके मुताबिक? 105,000। ये आप नेगेटिव करके लिख दें कि इतने घंटे A1 खा गया। पीछे क्या बचा, कितने घंटे? 3 लाख माइनस 109 और 105,000, 195,000। बिल्कुल सही। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास रैंक है प्रोडक्ट नंबर 2 का। प्रोडक्ट नंबर 2 को कितने घंटे चाहिए? मतलब प्रोडक्ट नंबर 2 को पर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर चाहिए 25। तो 195,000 डिवाइडेड बाय 25 क्या होता है? 7,800 होगा। 7,800। टोटल हमें यूनिट्स बनाने कितने हैं दूसरी वाली प्रोडक्ट के? दूसरी वाली प्रोडक्ट के हमने यूनिट्स बनाने हैं 8,000। इसका मतलब ये है कि नहीं, 100% प्रोडक्शन नहीं हो सकती। 7,800 यूनिट्स बनाएंगे और काम खत्म। यहां लिखें K9 या प्रोडक्शन ऑफ K9। कितने यूनिट्स बने? 7,200। कितने घंटे लग गए? कॉमन सेंस कहती है सारे के सारे घंटे लग गए। खत्म लिमिटिंग फैक्टर। 195,000 नेगेटिव करके लिख दें ताकि पता रहे कि अब हम मजीद नहीं कर सकते। यहां तक कोई परेशानी किसी एडजस्टमेंट में? सवाल हमारा 80-90% हो गया, बस एक स्टेप और जिसमें हमने प्रॉफिट के ऊपर गौर फिक्र करनी है। ऑल ओके, फिर आगे चलते हैं। सर वर्किंग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, हाँ जरूर। वर्किंग नंबर 4 भी हमने कर लिया, तो वर्किंग नंबर 5 कर लेते हैं फिर। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? और रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक लाइन आएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा किया जा सकता है। आप सिर्फ एक लाइन लिख दें और आगे रेफरेंस दे दें कि भाई जो कुछ भी है वो मैंने आगे जाके किया हुआ है। बस ये कि जिन पेजेस के ऊपर आपने वर्किंग्स की हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन का रेफरेंस देना ना भूलिएगा, वरना एग्जामिनर अंकल चेक नहीं करेंगे। ओके जी, प्रॉफिट में सबसे पहले आपके पास आता है रेवेन्यू। ₹000 कॉमन ले लेते हैं। रेवेन्यू हमारे पास दो तरह की चीजों का होगा। हमने 7,200 यूनिट्स बनाए हैं K9 के, और 3,000 यूनिट्स बनाए हैं दूसरी वाली चीज के, A1 के। इनकी सेल प्राइस क्या है? मल्टीप्लाई बाय 7,200 वाले की सेल प्राइस है 26,000। 7,200 मल्टीप्लाई बाय 26,000। और 3,000 वाली की सेल प्राइस क्या है? अभी इसी वर्किंग में आपके सामने आ रही है 35,000।
बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स होंगी, परेशान नहीं होना, 000 ऑलरेडी कॉमन ले लें, कैलकुलेटर पे लिखें 35,000 to 3,000। और अगर दिल नहीं मानता तो आप मिलियंस भी कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करें 6 जीरो कॉमन लेके मुझे आंसर बता दें। 187.2 मिलियन। और दूसरे वाले का 105 मिलियन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमें लेस वेरिएबल कॉस्ट करनी है, लेस वीसी। 7,200 और 3,000। 7,200 वाले की वीसी कितने थी, यहां से आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, किस किस को भला, इन सारी चीजों को। 8,000 प्लस 7,500 प्लस 3,125। इसको भी ऐड कर लें और इसको भी ऐड कर लें, ये 4 मिट गया, 4 मिटना नहीं चाहिए। मुझे K9 और A1 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। 8,000 प्लस 7,500 प्लस 3,125 और 18895 प्लस 4,375। ये ऐड और ये ऐड। इसमें ना समझने वाली बात क्या है, इन सबको ऐड करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्टों को, इन तीन नंबरों को और इन दो नंबरों को बस। 18625 और दूसरा। आपस की बात है, हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था, हम डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हैं। अभी ज्यादा देर नहीं हुई। ऐसा करते हैं, जब वैसे तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि ऐसा करें, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करें, लेकिन यहाँ में जरूरत नहीं है। जब हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करके बैठे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होता क्या है, वेरिएबल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन K9 का कितना है, सवाल ने बताया था, बल्कि सवाल नहीं बताया था, हमने खुद कैलकुलेट किया था, 7,375, 7,375। और दूसरे वाले का क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सवाल ने कहा, बल्कि हमने खुद निकाला, 11,730। मल्टीप्लाई बाय 7,200 यूनिट्स बने इसके, 3,200 यूनिट्स बने, सॉरी 3,000 पूरा बना उसका। अब दोनों का रेवेन्यू निकाल लें मिलियंस में। नहीं जी, आप उम्मीद करता हूँ मिलियंस में बता रहे होंगे। 531 और 351.9, ऐसा ही है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से क्या माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट निकल आता है, उसमें इसमें सब आपने माइनस करनी है फिक्स्ड कॉस्ट। वो चीज जिसे हम अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं कि यार आखिरी स्टेप में जाके देखेंगे, लो जी बहुत हो गया, आखिरी स्टेप आ गया है। अब जरा सवाल में वापस आके देखें, सवाल ने क्या फरमाया था फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। सवाल ने कहा था अप्लाइड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। हमारे पास सवाल में एक्चुअल आवर्स कहीं भी गिवन नहीं है, अगर गिवन होते तो सवाल बहुत ही इजी हो जाता, लेकिन चले कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम अपनी जो है वो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अप्लाइड की बात हो रही है, 1,500 और 2,500। हमें पता है कि वेरिएबल की जो है वो कॉस्ट क्या है, तो यही कॉस्ट हम यूज कर सकते हैं फिक्स्ड के लिए भी। दोबारा देख लें, क्या है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सवाल में गिवन है, चले मैं इसे ब्रेस भी कर देता हूँ इसके ऊपर जो मैंने गुस्से में आके लाइन लगा दी थी।
1500 और 2500। एक और मजे की बात, हमें फिलहाल हम K9 तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ 2500 से भी गुजारा हो सकता है। 2500 कौन है, मैं साथ इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। 2500 इज द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट के पर आवर, बेस्ड ऑन ये लेबर आवर्स है, तो ये आपके पास हो गया पर यूनिट। तो ज़रा डिवाइड कीजिएगा, आपका टोटल जो है वो एक यूनिट पे कितने सारे घंटे लगते हैं, आपको अभी पता लगा था 25। आपने कहा कहाँ लिखा है, देख लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है अप्लाइड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये जो बॉक्स है उसकी सेकंड लास्ट लाइन चेक कीजिएगा। मिल गया। आपने 2500 को 25 से भी डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर होगा 100। ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। पर आर और पर यूनिट को मिक्स ना कीजिएगा वरना परेशान हो जाएंगे। 2500 रुपये पूरी प्रोडक्ट का है, पूरी प्रोडक्ट में बनाने में 25 घंटे लग रहे थे, तो हमने टोटल घंटे आइसोलेट कर लिए कि फिक्स्ड ओवरहेड का क्या रेट होगा, तो हमारे पास पता लगा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से। तो अब पर घंटे के हिसाब से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कितने घंटे काम हुआ आपकी फैक्ट्री में, 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय घंटों की अगर बात की जाए, ये आपने ऑलरेडी घंटों की कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आपस की बात है। 1,05,195 और इनका टोटल कितना बनता है, 3 लाख घंटे। तो 100 × 3 लाख घंटे, मिलियंस कॉमन लेके मुझे बता दें क्या होगा। पूरा 30। अब यहां मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने रेवेन्यू ओवरस्टेट कर दिया हो। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 30 मिलियन की है तो 531 मिलियन का जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता नहीं है। एक दफा जरा रेवेन्यू दोबारा चेक कर लें प्लीज, मैं भी कर लेता हूँ। 7375 मल्टीप्लाई बाय 7200। मेरा दिल फिर सही घबरा रहा है ना, तो जालमो 30 मिलियन बनता है, आप मुझे 550 मिलियन लिखवा के बैठे हुए हो। सॉरी 4200 है। 53.1 मिलियन बनता है। इससे मैं बीच में एक पॉइंट डाल दूं। सेकंड वाला भी देख लें, 11730 मल्टीप्लाई बाय 3000। फिगर ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल गलत हैं। दिस इज 35.19 मिलियन। अब कोई इंसानों वाली फिगर लग रही है कि तकरीबन आपने 80 मिलियन कमाया और 30 मिलियन उड़ा दिया। आखिरी कैलकुलेशन प्रॉफिट की, PROFIT, 53.1 प्लस 35.19 माइनस 30। 58.29 इज योर प्रॉफिट। बस भाई सवाल बहुत लंबा हो गया, पहले पेज पे जाएं, प्रॉफिट के आगे लिखें 58290000। कहाँ से आई ये फिगर, पता नहीं कौन सी फिगर से आई, कौन सी वर्किंग से आई ये फिगर, आजकल कौन सी वर्किंग चल रही है, वर्किंग 5। लें जी, सवाल सॉल्व हुआ। और आई कैप की नज़र में ये सवाल आपसे 18 मिनट में हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल हमने जो 18 मिनट वाला सवाल 12 मिनट में भी तो किया था। तो इस तरह की जो है वो थोड़ी बहुत टाइम के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होती रहती है, बस गर्ज इस टाइम है आपकी प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आइए ज़रा एक नज़र सोल्यूशन देखें, क्या हम 58.29 मिलियन के करीब करीब हैं या कोई ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हो गया। हम्म।
लें जी, ये आ गया सोल्यूशन। सोल्यूशन के मुताबिक प्रॉफिट है 62.72 मिलियन। अस्तगफिरुल्लाह, 4 मिलियन का फर्क है, क्यों है पता नहीं। अब सिर्फ 4 मिलियन की जो है वो मैं खातिर जो है वो सवाल पूरा दोबारा नहीं कर रहा। ऐसा करें, इसकी जो है वो सोल्यूशन की भी स्क्रीनशॉट ले लें होमवर्क के। और नहीं भाई, राउंड आउट डिफरेंस 4 मिलियन का नहीं आता, एक आधे मिलियन का आता है। स्टिल एक नज़र मोटी मोटी फिगर्स देख लेते हैं। क्या हमने सेकंड वाली चीज़ की वेरिएबल कॉस्ट सही कैलकुलेट की? एक मिनट, रेवेन्यू से पता लग जाएगा। रेवेन्यू हमारा है 53.1 मिलियन और 35.1 मिलियन। तो सुबहान अल्लाह, दोनों ही मैच नहीं कर रहे। इमटेरियल। चलें कोई नहीं, अब आप जो है वो मेरा दिल रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कोई नहीं, आपका आंसर जो है वो करीब करीब है, बीच में कहीं थोड़ा बहुत कोई कैलकुलेशन एरर होना होता है। चलें ऐसा करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ A1 देख लेते हैं। हमारी क्या थी? ये हमने निकाली थी 7,500, 800, 10,500 और 95। 7,500 भी है, 800 भी है, 10,500 भी है, 95 भी है और 4,375 भी है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमने 100% ओके कैलकुलेट किया है। अब मसला कहाँ है? वो जो है वो थोड़ा सा और डिटेल से जाके देखना पड़ेगा। चेक करें, एलोकेशन ऑफ आवर्स भी बिल्कुल ठीक है। इवन नंबर ऑफ यूनिट्स भी 100% ओके है। तो 10 में से कम 7.5 या 8 नंबर हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। हाँ जी, क्या टाइम हो गया हमारे पास? वी हैव 15 मिनट्स। एक और सवाल पढ़ा जा सकता है इजीली, या एटलीस्ट आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा सकता है। वैसे भी फ्राइडे आप लोगों का पढ़ने का दिल कम कम चाह रहा होगा। लें जी, क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रिंग बारा। आप स्प्रिंग बारा, चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा पुराने ज़माने का सवाल है, आपके पास ज़्यादातर बुक्स में ये सवाल मौजूद नहीं होगा। तो ऐसा करें, अभी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरा मूड यही हो रहा है कि मैं आपको ये होमवर्क में देके लॉन्ग वीकेंड पे भेज दूँ। लें जी, इसका एक लंबा सा कमेंट आया, सर इसका ओपिनियन होगा, नथिंग कम टू माई अटेंशन दैट वुड स्टेट दैट एफ एस आर नॉट ट्रू एंड फेयर। एफ एस की तो हम दूर दूर तक बात ही नहीं कर रहे दोस्त। सी आई मीन, पहले ही जो है वो हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा था कि सीएम और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम अकाउंटेंट से ऑपोजिट जा रहे हैं। अकाउंट्स जो है वो पुराने पास्ट के बनते होते हैं, और सीएम में जो है वो फ्यूचर का होता है ज़्यादातर केसेस में। ले जी, स्टिल आप लोग मेरा दिल रखना चाह रहे हैं, परेशानी होनी है। सर कल क्लास नहीं होनी, आज तक कभी सैटरडे को क्लास हुई है जो अब होगी? आप लोग भी चिल करें, सैटरडे को मुझे भी करने दें। मजाक कर रहा हूँ, सैटरडे को टेस्ट होता है। अच्छी चीज़ आपने याद कराई। आप लोगों के स्केड्यूल के मुताबिक कल किस चीज़ का टेस्ट है? मैंने खोला एमए का प्री का ग्रुप। हाँ, एक नज़र देख लेते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही दिन स्केड्यूल आपको बना के दे दिया था टेस्ट का, ताकि हर हफ्ते हमें बैठ के सोचना ना पड़े कि टेस्ट होना है कि टेस्ट नहीं होना, या कितना होना है। तो प्री का टेस्ट के स्केड्यूल के मुताबिक आप लोगों का टेस्ट होगा अगला 15 नवंबर को। ना करें, कल भी टेस्ट नहीं है। चलें अयाशी, लॉन्ग वीकेंड आ गया आपके पास। तो इस लॉन्ग वीकेंड का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। जो हमने इस हफ्ते पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग की है, उसके सवालों की जो है वो अच्छी सी रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास अभी खत्म नहीं हुई, इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। आए सवाल रीड कर लेते हैं। ये सवाल भी जो हम पढ़ने लगे हैं, ये आपका है। ओ भाई नहीं, होम अल्लाह हाफिज़, अभी नहीं, अभी 10-15 मिनट हैं। एटलीस्ट अगला सवाल रीड ही कर ले, होमवर्क वाला। आपको पता है इंतजामिया वैसे भी माइंड करती है अगर क्लास घंटे से भी कम की हो। 1.25 घंटा मुझे उन्होंने अलॉट किया हुआ है। 15 नंबर के लिए उसने कहा, यार ऐसा करो, प्रोडक्ट मिक्स निकाल दो, नेट प्रॉफिट निकाल दो। वही वाली रिक्वायरमेंट जो इस सवाल की थी, लेकिन इसके मार्क्स 15 हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा खौफनाक सवाल होगा, इसमें ज़्यादा अजीब सी एडजस्टमेंट्स होंगी। आए मैं आपको मुश्किल एडजस्टमेंट जो है वो क्लास में ही करा दूँ। BL is engaged in manufacture and sale of three products P, H and O: Pentagon, Hexagon, Octagon. Following information available है from BL's record. सेल प्राइस गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर केजी गिवन है, लेबर टाइम इन मिनट्स गिवन है। अच्छा ज़रा रख लें, अंडरलाइन कर लें, ये पैसे नहीं हैं, ये मिनट्स हैं। आवर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट आपके पास है। अब ये नेट वेट का क्या मतलब हुआ? नेट वेट का मतलब ये हुआ कि बीच में अगर थोड़ी सी इवेपोरेशन होनी थी या कोई नॉर्मल लॉस वगैरह होना था, तो वो ऑलरेडी हो चुका। अगर कुछ लोग ये वर्ड पहली दफ़ा सुन रहे हैं नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस ये होता है कि ऐसी प्रोडक्शन करते हुए लॉस जिससे आप
किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते वक्त जब आप चाय को उबालते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। आप ऐसे नहीं रोना शुरू नहीं कर देते कि ओहो मैंने तो पूरा 1 लीटर चाय बनाने की कोशिश की थी, तो ये 200 मिलीलीटर पानी उड़ क्यों गया। आप जो है वो उसमें 200 मिलीलीटर पानी एक्स्ट्रा डाल देते हैं और जो है वो आपकी चाय सेट हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ों को हमने कह दिया नेट जो है वो वेट। अगर आपने 1 लीटर पूरा जो है वो पानी डाला था पतीले में चाय बनाने के लिए और उसमें से 200 मिलीलीटर एवेपोरेट हो गया, मैंने वर्ड एवेपोरेट बोला और जो है वो आप छोड़ के चली गई, या शायद वर्ड चाय आपको अच्छा नहीं लगा, चलें कोई नहीं, जो लोग बाकी हैं वो सुन लें। 200 मिलीलीटर अगर एवेपोरेट कर गया तो नेट वेट अब आपकी चाय का है 0.8। 0.8 जो है वो मिलीलीटर। तो नेट वेट अगर आपके पास 6 किलो है, और अगले सवाल में अगली बात में लिखा है यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है नॉर्मल लॉस को ऑपोजिट। अगर यील्ड 90% है तो नॉर्मल लॉस 10% होगा। अगर यील्ड 95% है तो नॉर्मल लॉस 5% होगा, एंड सो ऑन। तो बंदा पूछे अगर नेट आपके पास वेट 6 किलो है, तो कोई एक ग्रॉस वेट हुआ करता होगा, उसमें से 10% ऑफ द ग्रॉस वेट माइनस हो गया, तो पीछे 6 किलो बच गए। तो जरा पता कीजिएगा 6 किलो बचने से पहले आपने टोटल कितने केजी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। आर यू श्योर? दोबारा देख लें, गलत कैलकुलेशन। शाबाश, 6.67। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं 6.67 केजी आपने परचेज किया होगा। इसी तरह दूसरे वाले का भी कर लें। दूसरे वाले का आपका जो है वो मटेरियल्स कितने लगने हैं, सॉरी आपकी यील्ड कितनी है, 95। तो x माइनस 0.05x इज इक्वल टू कितने किलो पीछे रह गए हेक्सागोन के, 4। तो जरा पता लगाइएगा इसके कितने यूनिट्स हैं। जिन्होंने कहा 5.45, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ग्रॉस वेट नेट वेट से ज्यादा कैसे हो सकता है, कम कैसे हो सकता है। आपने पतीले में 800 मिलीलीटर जो है वो पानी डाला और उसके आपने 1 किलो चाय बना ली, कैसी बातें कर रही हैं। देख लें कहाँ से कैलकुलेशन एरर हुआ है। 4.2। और तीसरा वाला, एक्स कोई अमाउंट होती थी, उसकी यील्ड क्या है, 92%, यानी कि 8% लॉस हो जाता था। तो लॉस के बाद भी कितने किलो पीछे रह गया, कितने लीटर पीछे रह गया, 5 लीटर। तो जरा बताइएगा कितने लीटर होंगे टोटल। कॉमन सेंस कहती है कि आंसर 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपने कहा 5.43। लें जी, सवाल की एक मुश्किल एडजस्टमेंट तो हमने बातों बातों में कर ली। अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा मटेरियल कॉस्ट पर केजी से, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल आएगी। एक चीज होगी। नंबर टू, आपके पास एस्टिमेटेड डिमांड गिवन है, वो हर सवाल में गिवन होती है इस तरह के। नेक्स्ट, ईच वर्कर इज पेड अ मंथली वेजेस ऑफ 15,000 एंड वर्क्स अ टोटल ऑफ 200 घंटे पर मंथ। BL's टोटल ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी मटेरियल कॉस्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख मटेरियल कॉस्ट है, तो उसका 20% आपकी हो जाएगी ओवरहेड्स। तो जो भी मटेरियल कॉस्ट निकलेगी उसे आपने 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपके ओवरहेड्स निकलेंगे टोटल। अब टोटल में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, उसके ऊपर आपने गौर फिक्र करनी है होमवर्क के तौर पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो पूरे महीने के एस्टिमेटेड है 5 मिलियन। अब एस्टिमेटेड से हमें क्या फील है, इसका मतलब ये कि ये बजटेड होंगे और allocated to each product on the basis of machine hours। 100 machine are estimated to be available in February 2012। आई मैं आपको बातों बातों में एक और वर्किंग करा दूं। वर्किंग नंबर 1 को आप ये कह लें। वर्किंग नंबर 2, बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड सवाल ने आपको बता दिया 5 मिलियन, 5 के आगे 6 जीरो, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस क्या है, 1 लाख मशीन आवर। 1 लाख, 5 जीरो 5 जीरो से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पीछे बचा 50।
₹50 पर आवर इज योर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जब ऊपर वाले तरीके कार से जब आप टोटल ओवरहेड्स निकाल लेंगे, जो सवाल ने कहा था कि टोटल ओवरहेड्स हैं मटेरियल कॉस्ट का 20%, तो फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल कॉस्ट 1 लाख बनती है और उस 1 लाख में से 20,000 टोटल ओवरहेड्स हैं, तो 20,000 में से ये 50 पर आवर माइनस कर लीजिएगा, पीछे आपके पास वेरिएबल ओवरहेड जो है वो बच जाएंगे जो कि आपको चाहिए। ओके। लें जी, सवाल की मैंने आपको रीडिंग करवा ली। अब ये जो हमने थोड़ा बहुत पोर्शन कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपके हवाले। आपको आज बहुत ही जल्दी है क्लास छोड़ने की। चलें, आपको अल्लाह हाफिज। बाकी लोग भी जब स्क्रीनशॉट ले लें तो ओके बोल दीजिएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि सबने होमवर्क एटलीस्ट नोट कर लिया। कल किसी के पास ये बहाना नहीं है कि अली शायद ने स्लाइड्स ही नहीं दिखाई। ओके जी। आप लोगों को जो है वो वीकेंड मुबारक। मुझे बोलें अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। जो लोग पोस्ट बैच के नए हैं उन्हें एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, सैटरडे को क्लास इमरजेंसी सिचुएशन में होती है और अल्लाह ना करे इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी पेश आए। सैटरडे को आमतौर पर टेस्ट हुआ करते हैं, लेकिन प्री वालों का स्केजुअल के में आज टेस्ट था कोई नहीं। और पोस्ट वाले वैसे भी अभी जो है वो पहला उनका हफ्ता है पढ़ते हुए, तो पहले हफ्ते टेस्ट लेना थोड़ा सा जुल्म वाली बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप लोग आए क्लास में। मिलते हैं मंडे को।